नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रचित कुमार गौठियाल और हाल ही में मेरा चयन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित हुई, उसमें डेप्यूटी जेलर का पद में मेरा चयन हुआ है। और इसके अलावा भारतीय रेलवे में भी मेरा चयन हो चुका है। और उत्तराखंड की तमाम परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों से हम उनकी अध्ययन जो है सिलेबस का हो या परीक्षाओं का हो, हम लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। तो जो भी हम नॉलेज हमें उसके बारे में है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ वो नॉलेज जो है वो साझा करूँ और उनका एक मार्गदर्शन करने में एक भूमिका अदा कर सकूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आरओ का कल ही जो रिज़ल्ट जारी हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें सबसे पहले मेरी तरफ से सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएँ। और जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है या बहुत कम मार्जिन से वो रह गए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आगे और अधिक पोटेंशियल के साथ मेहनत करें और नेक्स्ट टाइम पे जो लगातार परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, उनमें उनका चयन निश्चित रूप से होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो आरओ की परीक्षा है, उसकी मेंस की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, तो मेंस की स्ट्रेटजी जो हो सकती है, सबसे पहले हम मेंस के पेपर की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 मुख्य पेपर हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है पेपर 1 जीएस का, जो कि 200 मार्क्स का है। और दूसरा है पेपर 2 हिंदी संरचना, हिंदी कंपोजिशन। और तीसरा है ऐसे राइटिंग का हमारे पास पेपर। ठीक है, तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, जीएस की बात करें, तो ये हमारे पास 200 मार्क्स का है। ठीक है, तो 200 मार्क्स का हमारे पास ये पेपर होता है। पहले ये जो पेपर हमारे पास था ये 100 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन इस बार ये पेपर हमारे पास 200 मार्क्स का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वही पूरा सिलेबस हमारे पास है। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक हमारे पास है, कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो भी आएगा, उत्तराखंड से रिलेटेड जो आएगा करीब 30 या 40 क्वेश्चन उसमें हमें देखने को आराम से मिलेंगे। करंट अफेयर्स समसामयिकी के मुद्दे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी या इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे हमें ज्योग्राफी देखने को उसमें मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर हमने प्रारंभिक परीक्षा पास की है तो हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज है हमने अपने पहले पेपर का। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। हमें 2 से 3 घंटे प्रत्येक दिन इसको देने हैं। 2 से 3 घंटे ऐसे अगर अधिक दे सकते हैं तो हमें पहले पेपर के लिए देने पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमने प्रारंभिक परीक्षा पास की है तो जाहिर सी बात है उसमें हमने एक लूसेंट का अध्ययन हमने किया होगा। ठीक है, सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थी इसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हमने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो उनको फॉलो किया होगा और अपने जो नोट्स होते हैं हमारे, उनको हमने पढ़ा होगा। तो इसके लिए हमें वही स्ट्रेटजी अपनानी है, इसमें ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना है। बस बशर्ते अंतर यहाँ पे थोड़ा ये आएगा कि अब जो हमारे पास जो मुद्दे हैं, जो हमारे पास जो स्टडी हमें करना है, सपोज कोई भी हमें पार्लियामेंट पढ़ना है या हमें इंडियन मानसून पढ़ना है, उसे थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए अगर आपके पास समय है और आप पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप महेश बर्णवाल जी की बुक पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए इंडियन पॉलिटी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव रहता है तो आपका काम लूसेंट या दृष्टि की जो क्विक बुक आती है उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, या फिर यूट्यूब में कई सारे ऐसे हमारे गुरुजन हैं जो इनके बारे में अपने स्ट्रैटेजिक वीडियो या कुछ बेहतर कंटेंट हमें देने का प्रयास करते हैं। हमें फॉलो करना चाहिए और अपने प्रॉपर से नोट्स बना लेने चाहिए। ठीक है, तो आप वो ये कर लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है घटना चक्र। घटना चक्र का स्टडी हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा जो हमारे फैक्ट्स हैं या जो हमारे जो भी चीज़ें आएंगी वो उतनी ज़्यादा हमें मजबूत होती चली जाएंगी। तो घटना चक्र जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड जो हमारे पास घटना चक्र हो सकती है, जैसे इंडियन पॉलिटी की अलग आती है, हर एक जो सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग उनकी घटना चक्र होती है। तो आप इनको परचेज कर लीजिए और इन घटना चक्र से क्वेश्चन लगाने का आप प्रयास कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, उससे आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो परीक्षाएं हैं या फिर जहां भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आपको डाउट दूर हो सके। ठीक है, तीसरा ये इसका जो
अब बात करते हैं पेपर 2 पर। जो पेपर 2 हमारा है ये 100 मार्क्स का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का हमें देखने को मिल रहा है हिंदी संरचना। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त टाइमिंग है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। टाइमिंग के इसमें कोई भी इशू हमारे पास नहीं होगा, इनफ टाइम हमें मिलेगा, ठीक है। 3 आवर इसके लिए भी है, 3 आवर इसके लिए भी है और 3 आवर इसके लिए भी है। तो पहले बात हम इसकी करेंगे हिंदी कंपोजिशन की, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें एक गद्यांश, एक पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पैसेज में हमें उस पैसेज का एक शीर्षक हमें देना होगा, ठीक है। उस पैसेज का हमें शीर्षक देना होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। यानी एक हमारे पास एक रैंडमली या अपठित एक गद्यांश रहेगा। उस गद्यांश को पढ़ के एक उसका अच्छे से जो टाइटल हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कोई मूवी देखी और मूवी का जो टाइटल होता है वो कहीं ना कहीं उस मूवी से रिलेट करता है, तो ऐसा ही जो जितना अच्छा टाइटल उसके ज़्यादा करीब रहेगा उतने ज़्यादा 4 में से मार्क्स मिलने की संभावना प्रबल रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा सारांश लेखन इसमें होगा। सारांश यानी प्रेसिज राइटिंग करेंगे। तो प्रेसिज राइटिंग जो होगी वो इसी पैसेज की, जो हमें पैसेज दिया हुआ होगा उसी पैसेज के 1/3 पार्ट में लिखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल वो पैसेज अगर 300 वर्ड में होता है तो करीब करीब 100 वर्ड्स के ऊपर नीचे 110, 90 हो सकते हैं, उससे ऊपर नीचे हमें उसको समराइज करके लिखना है। और ऐसा समराइज करना है कि जो पैसेज कहना चाहता है उसका मीनिंग ना बदले, उसका मीनिंग सेम रहे, बस वो कंसाइज हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। अभी जो हमारा लोअर पीसेस का रिजल्ट आया है तो उसकी मैंने मेंस की कॉपी के लिए आरटीआई लगाई है, तो जल्द ही इसमें हमें हमारी मेंस की कॉपी देखने को मिलेगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने व्यूवर्स को और अपने साथियों को वो कॉपी जो दिखाने का प्रयास करूं, ताकि आपको पता लग सके कि कैसे हमें आगे स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे लिख के चलना है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, इसमें जो ये वाला सारांश वाला जो क्वेश्चन होगा 1/3 पार्ट में लिखना है, ये हमें देखने को मिलेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। जो जितना बढ़िया लिखेगा उसे 10 में से उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होगी। तीसरा है रेखांकित शब्दों की व्याख्या करना। जो हमारे पास पैसेज रहेगा उसमें कई सारे वर्ड अंडरलाइन किए हुए होंगे, कई सारे जो सेंटेंस हैं, कई सारे वाक्य हैं, उन्हें अंडरलाइन किया हुआ होगा। उन अंडरलाइन वाक्यों की व्याख्या हमें करनी है, ठीक है। आने वाले समय में अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि जो ये टॉपिक हैं जो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूँ। ये जो सारांश लेखन है या रेखांकित शब्दों की व्याख्या कैसे करनी है उसका मैं प्रयास करूँ। इनके लिए मैं आपको एक बुक भी रेकमेंड करूँगा जिसकी आप प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उस बुक का नाम है वाईटी कंपटीशन, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ठीक है। यूथ कंपटीशन, मुझे थोड़ा नाम याद आ रहा है, यूथ कंपटीशन की बुक आती है यूपी आरओ की मेंस पेपर के लिए। तो अगर हम इस बुक को पढ़ते हैं तो उत्तराखंड की शायद मुझे नहीं लगता अभी कोई आती है, घटना चक्र की और यूथ कंपटीशन की आती है बुक, जो कि इलाहाबाद से शायद पब्लिश होती है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर हम उस बुक को परचेज करते हैं तो हमारा ये पेपर और ये वाला पेपर आसानी से क्लियर हो जाता है। ये वाला पेपर हमें खास से उस बुक की इसमें अच्छी हेल्प मिल जाएगी। इसमें हमें शीर्षक का लिखना, सारांश लेखन, रेखांकित शब्दों की व्याख्या, ये हमें उसमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास वो सरकारी पत्र का सारणी रूप आएगा। यानी हमें जो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र जो दिया हुआ होगा उसे टैबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। हमें एक कॉलम बना लेने हैं इस टाइप से, एक पेज को 3-4 कॉलम हमें बना लेने हैं। और ये भी आपको उस बुक में मिल जाएगा। जो यूपी वाली बुक होती है उसमें उत्तराखंड के भी जो पुराने पेपर हो रखे होते हैं उनका भी इसमें सोल्यूशन दिया हुआ होगा। जो अभी तक भी जो 2016 के आसपास जो आरओ का पेपर हुआ था मेंस का, उससे पहले भी जो हुआ था, या यूपी के जो पेपर होते रहते हैं उनका उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। तो आपको वो बुक परचेज कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टैबुलर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा, अगर आप 1-2 बार सीख लेंगे तो बहुत ईजिली आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, पत्राचार। पत्राचार में हमें 3 प्रकार के लेटर देखने को मिलेंगे। एक है शासकीय पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, दूसरा है कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन, और तीसरा है विज्ञप्ति, परिपत्र या टिप्पणी। इनमें से हमें किसी एक को लिखना होगा। यानी शासकीय और अर्धशासकीय में से कोई एक पत्र हमारे पास आएगा, लेकिन तैयारी हमें दोनों की करनी है। कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन में से कोई एक आएगा, तैयारी दोनों की करनी है। और विज्ञप्ति, परिपत्र या टिप्पणी में से कोई एक हमें देखने को मिलेगा, तो एक हमें लिखना चाहिए, लेकिन तैयारी हमें इन सब की करनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप
जो अच्छा सोर्स रहेगा वो मैं बता रहा हूँ कि ये यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो पत्राचार के लिए जो कमीशन या आयोग जो हमें रिकमेंड करता है, जो कई सारे कार्यालय ज्ञाप या परिपत्र आयोग प्रेषित करता है, उनका हम फॉर्मेट ले सकते हैं। वो हमें वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। वो आसानी से मिल जाएंगे और टाइम टू टाइम जब मुझे समय लगेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं इन पत्रों को भी बताने का प्रयास कर सकूं, ठीक है। तो आप ये या तो यूथ कंपटीशन वाली बुक परचेज करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप जो आयोग का जो नमूना है, फॉर्मेट है एग्जैक्ट, उसे अगर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, आपको पता लग सकेगा, ठीक है। तीसरा, हमारे इसके बाद जो चौथा है वो हमें मिलेगा पारिभाषिक शब्दावली का रूपांतरण। पारिभाषिक शब्दावली जो प्रशासकीय कार्यों में जो शब्दावली यूज होती है, इंग्लिश वाली भी और हिंदी वाली भी, दोनों शब्दावली, उनका ज्ञान अभ्यर्थी को होना जरूरी है। इसमें 12 वर्ड दिए हुए होंगे, उनमें से 10 वर्ड को हमें हिंदी से इंग्लिश में लिखना होगा, और जो नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा, उसमें हमें अंग्रेजी से हिंदी में उन शब्दों का ट्रांसलेशन करके लिखना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं आते, लेकिन आमतौर पर बहुत ज़्यादा आसान वर्ड भी हमें देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पिछले साल का बात करूं तो एक वर्ड मेरे को देखने को मिला था, एक सरप्लस वर्ड पूछा गया था, यानी अधिशेष, इस टाइप से एक वर्ड पूछा गया था। इसके अलावा इसमें विशेष ध्यान रखना ये जरूरी है कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड वर्ब है, इसमें ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड पूछा गया था स्थगन, तो आप स्थगन का एडजमेंट लिखेंगे या एडजर्न लिखेंगे, ठीक है। जैसे स्थगित पूछा है तो स्थगित को आप एडजर्न लिख सकते हैं, और स्थगन पूछा है तो उसे आप एडजमेंट लिखेंगे। तो इसका ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इन बारीकियों का ध्यान रखना हमें आवश्यक है ताकि हम अच्छे से स्कोर कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ एरर है वो ठीक ठाक रहता है। अगर हमें वर्ड में एग्जैक्ट हम नहीं लिख पाए हैं, वैसा वर्ड नहीं लिख पाए तो पूरा 1 नंबर हमें नहीं मिलेगा, और अगर हम उस वर्ड को पूरा अच्छे से फॉर्मेट कर पाए, अच्छे से लिख पाए हैं, वही वर्ड लिख पाए हैं जो आयोग चाहता है, तो हमें 1 नंबर इसमें पूरा से पूरा मिलेगा। इसका मतलब है कि 20 मार्क्स का जो ये है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, 20 मार्क्स का ये यहाँ पर अभ्यर्थी मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप इन शब्दों को एक तो यूथ कंपटीशन वाली बुक मैंने पहले ही आपको रिकमेंड कर रखी है। इसके अलावा आपके पास अगर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, या फिर हर्षदेव बाहरी वाली बुक है आपके पास, तो आपका काम इससे चल जाएगा। तो फिर आपको ये वाली बुक लेने की जरूरत नहीं है, उसमें ये सारे वर्ड्स हैं, तो आप इन वर्ड्स को लगातार लिखने का अभ्यास कीजिए, तो इसका काम आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो आपको करना है वो आपको, जब आपको लगे कि हमारी तैयारी अब अच्छी हो गई है, तो उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज जो भी संस्था आपको दे सके, जो आपको ठीक लगे, जिस पे आपको विश्वास हो, वहाँ से आप उसे परचेज कर लीजिए और अपने टेस्ट जो आपके टीचर्स हैं उन्हें आप चेक कराते रहिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा पेपर आता है ये ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, और ये वाला पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्कोर लाना बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छा भी लिखते हैं तो भी ये डिपेंड करता है कि आंसर जो कॉपी है हमारी वो कौन चेक कर रहा है, उसके एग्जामिनर के मूड पे भी ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब प्रयास आप ये कीजिए कि आप एक जो फॉर्मेट है ऐसे का वो तैयार कर लीजिए, जिस भी आप क्षेत्र में सहज आप अपने आप को महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र हमसे पहले ऐसे में, यानी पहले जो 3 ऐसे आएंगे, तो 3 ऐसे हमें लिखने हैं, ऐसे 9 आएंगे हमारे पास, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3। इन 3 क्वेश्चन में हमें 9 ऐसे देखने को मिलेंगे जो विभिन्न क्षेत्र से आएंगे। पहले जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 ऐसे देखने को मिलेंगे, 3 में से हमें एक ही लिखना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा भटकाव ना लाइए, और किसी 1 या 2 फील्ड में आप अपने किसी भी एक क्वेश्चन में अपने आप को सहज महसूस कर लीजिए, और उसका फॉर्मेट तैयार करके जो भी कंटेंट हो सकता है, जो डेटा हो सकते हैं, बजट से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, उस डेटा को, या किसी योजना के तहत हो सकते हैं, उस डेटा को अपने दिमाग में रखिए ताकि आप उस डेटा को अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सके, ठीक है। डेटा से क्या होता है कि डेटा से एक जब अभ्यर्थी जो होता है, जिसकी जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, तो उसकी कॉपी बहुत ज़्यादा अच्छी से अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, और ये इससे पता लगता है कि अभ्यर्थी जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर है।
ठीक है। तो आप साहित्य संस्कृति या सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल साहित्यिक संस्कृति पूछा जा सकता है, साहित्य और समाज का अंतर संबंध, साहित्य जो है समाज का दर्पण है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं वो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र से जैसे समान नागरिक संहिता काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हमें ऐसे में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक जो क्वेश्चन पूछेगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी है, यानी जो समसामयिक जो मुद्दे हैं, जैसे सीएए है अभी चर्चा में था, यूसीसी भी जो मैंने राजनीतिक क्षेत्र था, वो यहाँ से यहाँ भी पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो टॉपिक है वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिकी या कृषि, व्यापार और वाणिज्य से लेकर हमें क्वेश्चन या ऐसे हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें से आप अगर साइंस एंड टेक पे या फिर स्पेस एंड टेक पे, इस पे अगर आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो एक ऐसे तैयार कर लीजिए इस पे, ठीक है। उसे बार बार रिवाइज कीजिए, उसके जो आंकड़े हैं उन्हें आप अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। और इकोनॉमिक से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, जो किसानों का जो मुद्दा अभी चल रहा है, इससे अगर ऐसे पूछा जा सकता है। किसानों की आय से जो दोगुना करने का लक्ष्य हमने रखा था, उससे हमें हमारे पास ऐसे देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से अगर हम ऐसे पहले से तैयार करके रखेंगे तो पेपर के समय हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा और हम मैक्सिमम कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है इस ऐसे में, और हमें लगभग 600-700 वर्ड में ऐसे कंप्लीट करना होता है। तो पहला ऐसे तो हम बहुत अच्छे से फ्रेम करते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा ऐसे के लिए हमारे पास टाइम कम हो जाता है और जल्दबाजी में हमें दूसरा और तीसरा जो ऐसे होता है वो हम उतने अच्छे से नहीं लिख पाते जो हमें पहले से ऐसे में लिखा था, और इसकी वजह से हमारे मार्क्स जो होते हैं वो नीचे होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और जो बिल्कुल भी अच्छा हमारे लिए नहीं है। तो हमें ये करना है कि हमारी जो कंटिन्यूटी है तीनों ऐसे में वो बराबर रूप से बनी रहे, और जो एग्जामिनर है उसे ये न लगे कि जो अभ्यर्थी है बहुत जल्दबाजी में है या एक नेगेटिव मैसेज हमारा न जाए, ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स इशू हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसे लिखने को मिल सकता है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित राज्य है, आप सब जानते हैं। तो जो भूस्खलन है उत्तराखंड में, या फिर भूकंप इत्यादि जो आते हैं उत्तराखंड में, इससे रिलेटेड हमें ऐसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भारत में चक्रवात आते हैं, इनसे भी ऐसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो हमारे पास हैं, ठीक है, इनसे हमें ऐसे पूछा जा सकता है। जो भी स्कीम आती है, जैसे किसानों से संबंधित कोई स्कीम आती है या महिलाओं से संबंधित कोई स्कीम आती है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप प्रयास कीजिए कि एक इसका हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाइए ऐसे का, और एक कोशिश कीजिए कि हमारे पास जो ऐसे हैं वो एक लिमिटेड वे में हो सके, मतलब हम ज़्यादा भटकाव हमारा ना रहे, और हम एक फॉर्मेट जो ऐसे का है उसे इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे उसे अच्छे से फ्रेम कर सकें, और जो हमारा कंटेंट है वो बिखरे ना, ठीक है। तो आपको ये इसमें करना है। ऐसे के लिए जो हम अपना कंटेंट को अच्छा कर सकते हैं वो एक जो हमारा न्यूज़पेपर है, अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हैं, या फिर अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर कर सकते हैं तो दैनिक जागरण मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि उसमें जो एडिटोरियल आता है उसको आप स्टडी कीजिए और धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए, ताकि हमें जो ये समसामयिक मुद्दे हैं या राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, उसको हम कैसे अपनी कॉपी में लिख सकें, इसके बारे में हमें एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर के अलावा आप जो दृष्टि की ऐसे की बुक आती है, इसे भी परचेज कर सकते हैं, और एक निशान जैन सर की बुक भी आती है जिसमें मेरे ख्याल से 101 करीब निबंध उसमें लिखे गए हैं। उनको आप एक रेफरेंस के रूप में, उनको आप ऐसे के रूप में पढ़ सकते हैं, एक नोवेल की तरह पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी एक समझ आपके अंदर विकसित होगी, जो कि आपके जब ऐसे लिखने का स्टार्ट करेंगे तो आपके ऐसे में वो अपने आप झलकेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको लगानी है, ठीक है। तो आई होप जो मेरी स्ट्रेटेजी है इसमें अगर कोई मुझे बाद में कोई फैक्ट ध्यान आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसे आपके साथ साझा करूं। तो कैसी लगी आपकी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और आप मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।